मजे मजे कर रहे मजे कर रहे लॉकडाउन ओके सो अज बेटा ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 36 to 55 ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੀਕੈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बेटा डायमेंशनस एंड डायमेंशनल एनालिसिस ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मास लेंथ टाइम टैंपरेचर करंट अमाउंट ऑफ सबसटेंस ल्यूमिनस इंटेंसिटी ਇਹਨਾਂ ਦੇ SI यूनिट्स किलोग्राम मीटर सेकेंड कैलविन एम्पीयर मोल कैंडेला ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ कैपिटल M इन स्क्वेयर ब्रैकेट्स। ਲੈਂਥ ਦੇਖੋ ਮਾਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੈਂਥ ਦਾ ਵੀ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਬੇਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਬੇਟਾ ਫਸਟ ਅਲਫਾਬੈਟਸ। ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਯੂਨਿਟਸ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਥੀਜ਼ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੈਲਵਿਨ करंट दे एम्पीयर अमाउंट ऑफ सबसटेंस मोल ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। सो इनू देखते हुए आप जिमें कि डेंसिटी लिखा है मैं डेंसिटी ड्राइव क्वांटिटी है मास अपॉन वॉल्यूम में की लिख लिया लेंथ क्यूब। तो देखो मास के लिए मैं की यूज़ किया कैपिटल M आ लिखा हुआ उपर भी बेटे और लेंथ के लिए कैपिटल L तो लेंथ का इतने की है क्यूब तो लेंथ क्यूब तो की बन गया बेटा ML-3। सो ये आ गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी। सो ये अपने यूज़ करने हैं तो हुण बेटा आप नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं 35 तक अपने कर ले सीगे तो क्वेश्चन नंबर 36 जे आप नज़र मारीए क्वेश्चन नंबर 36 नूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एक्यूरेट। तो तुसीं ध्यान नाल देखो ये सब तो ज़्यादा एक्यूरेट किहड़ी वैल्यू तुहानूं लगदी है। देखो बच्चे ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 200 ਮੀਟਰ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ 200.0 ਮੀਟਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 200 ਮੀਟਰ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟਾ 200 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੇਟੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਣਗਾ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਿਊਰੇਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ 0 ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ एक्यूरेट। सो यदि ऑप्शन केड़ी करैक्ट होनी है बेटा ए। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा बचे 36 करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोल रहा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे चेक करते हैं ये इसमें रूल लगेगा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर चेक करने के लिए। सो आप सोचो कि क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। लगाओ दिमाग नहीं लग रहा तो देखो बेटा ये जीरोज़ तो क्या होती हैं नॉन सिग्निफिकेंट। ये लास्ट वाली जीरो सिग्निफिकेंट होगी तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी 2। तो इसकी करेक्ट चॉइस क्या आई बी। नेक्स्ट है बेटा हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 36 द सम ऑफ द नंबर्स। अब इन तीनों का क्या करेंगे हम लोग सम अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर चेक करनी होती हैं जब हम क्या चेक करेंगे बेटा जब एडिशन करते हैं। ये आ गया हमारे पास एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न वाले जो कॉन्सेप्ट करवाया था। तो यहाँ पे आपका लगेगा एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला रूल। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम चेक करते थे मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। क्या चेक करते थे हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो देखो बेटा इसमें जो डेसिमल प्लेसेस है वो 2 है इसमें क्या है 1 है डेसिमल प्लेस इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो बेटा रिजल्ट में मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस चाहिए जो इन तीनों में से किसी में भी मिनिमम है। तो मिनिमम इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने 1 डेसिमल प्लेस बोल रहा हूँ मैं बेटा
कितने हैं 1, तो रिजल्ट में भी कितने होने चाहिए 1। तो अब 1 बेटा डेसिमल प्लेस सी में भी है और डी में भी है। तो डेसिमल प्लेसेस जब हम चेक करेंगे तो अब ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास डेसिमल प्लेसेस वाले कौन से, ये तो मेरे को लगता है दोनों सेम है यार, 663.8 663.8, तो ये तो फिर कन्फ्यूजेबल होगा काम। तो इसमें करेक्ट चॉइस क्या आनी चाहिए अब ये हमें देखना पड़ेगा। तो इसकी करेक्ट चॉइस इन दोनों में से किसी को भी आप टिक कर सकते हो। अगर नहीं है तो इसको राउंड ऑफ करो, क्या कर लो इसको बेटा, राउंड ऑफ। तो आपने तो यही आंसर देना है, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए बेटा कि दोनों में से कोई भी हो जाए, क्योंकि सेम ही वैल्यू है दोनों में से। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सम करें या सब्ट्रैक्शन करें तो रूल क्या बोलता है कि क्या चेक करना है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट, वो क्या होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें और इसमें क्वेश्चन में दिया ही सेम है बेटा, सो सी और डी। इसके बाद हमारे पास बेटा क्या आ गया, हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द एक्सप्रेशन। अब बेटा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो डिवीजन जब हम करते हैं तो हम लोग नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नहीं चेक करते, उसमें हम लोग क्या चेक करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और रिजल्ट में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे आएंगी, इन दोनों को आपस में आप डिवाइड करोगे, क्या करोगे, इन दोनों को आप डिवाइड। तो अब बेटा इसमें क्या पूछा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले तो इसको आप डिवाइड कर लोगे, जब इसको डिवाइड करके आप सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आना चाहिए, जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिजल्ट में होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए। वैसे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें तो रिजल्ट में पता है कि कितनी होनी चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4, इसमें कितनी है 3, तो रिजल्ट में कितनी आनी चाहिए 3, सॉरी ये तो सीधा ही था बेटा, क्योंकि रिजल्ट में हमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए इन केस ऑफ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो मिनिमम कितनी है इन दोनों में से, इसमें मिनिमम है कितनी बेटा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 1 2 3, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 3। इसके बाद है बेटा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। अब आपको डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स आना चाहिए बेटा, ये सबको पता होता है। फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब इसको और एक्सपेंड कर लेते हैं, मास इनटू वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का क्या आ गया स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल एम, ये क्या आ गया कैपिटल एल, ये क्या आ गया कैपिटल टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे एम एल अपॉन टी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास एम एल टी माइनस 2। तो देखो इसमें से एम एल टी माइनस 2 किस में है, आई थिंक एम एल टी माइनस 2, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कौन सी करेक्ट हुई, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो इसके बाद आ गया हमारे पास बचे क्या चीज़ चाहिए हमें, क्वेश्चन नंबर 41। यस, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, स्पीड की। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एल अपॉन टी, तो क्या बन गया एल टी माइनस 1। तो ये तो सेम ही होगा बेटा, स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, वेलोसिटी का भी यही होता है। तो देखो जरा एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 किस में है, ऑप्शन डी। कौन सी, ऑप्शन डी, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसके बाद हमारे पास आ गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 42। बाई इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला, उसको क्या बोलते हैं। अब ये बेटा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग सारे बेटा, डेफिनेशन टाइप, बेसिक टाइप। तो जैसे मैंने कहा था कि डेंसिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूले के बराबर लिखते हैं, एम एल, सॉरी क्या बेटा, एम एल माइनस 3। तो इसको क्या बोलते थे हम लोग, डायमेंशनल इक्वेशन। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ए क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। तो इसकी करेक्ट चॉइस कौन सी हुई, बी। इसके बाद है हमारे पास 43rd क्वेश्चन, डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी अप्लाइड टू।
हाँ जी, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, डिड्यूस रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। तो मेरे को तो ये लगता है कि ये सारे की सारी चॉइस क्या होनी चाहिए बेटा, करेक्ट। देखो, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी मीन्स टू चेक द करेक्टनेस। रिलेशन भी हम ड्राइव करते हैं वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ में बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम किसी क्वांटिटी को वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भी कन्वर्ट करते हैं, तो इसका मतलब इसकी करेक्ट चॉइस क्या होनी चाहिए, ऑल ऑफ दीज। यही तो तीन हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस में एप्लीकेशंस पढ़ी हैं उसकी। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब बच्चे, इसके साथ ही इसका क्या ऑप्शन आई, डी, और इसकी कौन सी आई थी, डायमेंशनल इक्वेशन बी। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू क्वांटिटीज ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशंस विच मैथमेटिकल ऑपरेशन गिवन बिलो इज फिजिकली मीनिंगफुल। देखो, टू क्वांटिटीज ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशंस। देखो, अगर डायमेंशंस डिफरेंट है देन दे कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, देखो हमने पढ़ा हुआ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लाइक क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बट अनलाइक क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो ये जो चीज़ें हैं बेटा, ये तो दोनों, क्योंकि ये दो क्वांटिटीज अनलाइक है, अगर डिफरेंट डायमेंशंस है इट मीन्स दैट ये दोनों ऑप्शंस गलत होगी। तो बेटा अनलाइक क्वांटिटीज इक्वल भी नहीं होती हैं, क्या नहीं होती हैं, इक्वल भी नहीं होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब मास इक्वल टू लेंथ तो बोल नहीं सकते हम लोग, सिर्फ बेटा अनलाइक क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। हम इनको सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं अनलाइक क्वांटिटीज को। तो इसकी करेक्ट चॉइस कौन सी हुई बेटा, ए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या लगाया मैंने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके बाद आ गया आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 45, विच इज डायमेंशनलेस। देखो, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन क्या होता है, मास। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, देखो बेटा ये चीज़ पढ़ी हुई है हम लोगों ने, मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो ये तो डायमेंशनल है, ये इसके तो डायमेंशन होते हैं मास के। तो इसके बाद है वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। ये बचेगा हमारे पास क्या चीज़ बेटा, टाइम। तो ये भी चीज़ बेटा हमारे पास क्या आ गई, डायमेंशनल। इसके भी डायमेंशंस होंगे, ये टाइम है। वॉल्यूम अपॉन एरिया, प्रेशर होता है, सॉरी वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, ये किसके बराबर बचेगा, लेंथ। तो ये भी डायमेंशनल है। एनर्जी अपॉन वर्क, देखो बेटा एनर्जी के और वर्क के डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम, एनर्जी अपॉन वर्क। तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला है ml2t-2, वर्क का भी यही होता है ml2t-2। तो क्या आ गया बेटा, m0 l0 t0 मीन्स डायमेंशनलेस। तो उसने क्वेश्चन में डायमेंशनलेस ही पूछा हुआ है, तो इसकी करेक्ट चॉइस कौन सी आई, डी। क्योंकि इन सब के तो डायमेंशंस होंगे, मास का भी होगा, टाइम का भी और लेंथ का भी। तो इसकी करेक्ट चॉइस हमारे पास क्या होनी चाहिए, डी। इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारे पास, डी। तो ये याद रखना है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज यूनिट्स, which of the following quantity has units but dimensionless, means units हो dimensions ना हो। तो बेटा स्ट्रेन के मैंने बताया आपको, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो इसके ना यूनिट्स है ना डायमेंशंस है। रेनॉल्ड नंबर इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। पॉइसन रेशियो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, तो इसके भी बेटा यूनिट्स नहीं है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगल के यूनिट्स होते हैं बेटा क्या, रेडियन इन एसआई सिस्टम, लेकिन इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, डायमेंशनलेस होता है, ये मैंने बताया था आपको। तो इसकी करेक्ट चॉइस कौन सी हुई, सी। इसके बाद है बेटा, बोलता है द रॉन्ग यूनिट कन्वर्ज, क्या है, रॉन्ग यूनिट कन्वर्जन अमंग द फॉलोइंग इज। देखो बेटा 1 एंगस्ट्रॉम तो 10⁻⁻10 मीटर होता है, बताया हुआ मैंने आपको। 1 फर्मी मीन्स 1 फेम्टोमीटर, ये भी फेम्टो मीन्स 10⁻⁻15 मीटर फर्मी की वैल्यू। लाइट ईयर की वैल्यू इतनी होती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू, ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होता है। कितनी आती है इसमें वैल्यू, 10⁻10 मीटर, सॉरी
रॉन्गली लिख गया मैं, 10⁻11 मीटर। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आया है इसमें, इसने इसको क्या कर दिया बेटा, इनकरेक्ट। तो इसका मतलब उसने पूछा हुआ था रॉन्ग कन्वर्जन कौन सी है, तो इसकी ऑप्शन कौन सी करेक्ट हुई बेटा, डी, यही रॉन्ग कन्वर्जन है बेटा। कारण हुआ कि यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है, यहाँ पे आना क्या चाहिए, प्लस का साइन, क्योंकि कितनी वैल्यू होती है बेटा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये होती है करेक्ट बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, अगला है द फिजिकल क्वांटिटी दैट डज नॉट हैव द डायमेंशनल फार्मूला ml-1t-2। तो अब देखो बेटा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ml-t-2। तो मेरे को लगता है कि सबसे पहली बात उसने पूछा है कि ये किसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, तो फोर्स का नहीं है, तो मेरे को लगता है फर्स्ट चॉइस ही आपकी सही होगी। बाकी ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है, एक्चुअल में प्रेशर का, स्ट्रेस का और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। ये तीन क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और क्या होती है उसकी वैल्यू बेटा, उसका डायमेंशनल फार्मूला ml-1t-2। सो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसका बेटा करेक्ट चॉइस फोर्स। नेक्स्ट है बेटा, द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू, क्या है नेक्स्ट बेटा, द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू। हाँ जी, प्रेशर के डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया उसने। अब प्रेशर फोर्स के जैसी तो होती नहीं है, प्रेशर होता क्या है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं फोर्स पर यूनिट और एरिया, सॉरी वॉल्यूम तो होता नहीं है। तो इसका मतलब देखो हमें पता है फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये तो पक्का है बेटा कि ना तो फोर्स हुई ना एनर्जी हुई, यहाँ पे वॉल्यूम के कारण ये भी गलत हो गया। तो कौन सा बचा बेटा, बी। आप चेक कर सकते हो डायमेंशनल फार्मूला। तो इसकी करेक्ट चॉइस 49 की क्या आएगी बेटे, बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50th, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बेटा एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये होता है एंगल अपॉन टाइम। तो एंगल हमें पता है डायमेंशनलेस, टाइम के लिए क्या लगेगा बेटा, टी। तो क्या आएगा बेटा डायमेंशनलेस, 1/t, टी इनवर्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ नहीं आई, m0, l0, m और l मास एंड लेंथ आए ही नहीं इसमें, तो सिर्फ क्या बचा, t-1। तो ये वाला डायमेंशनल फार्मूला आप चेक कर लो। ये तो हो नहीं सकता, इसमें मास है, इसमें टाइम की पावर 1 है, ये भी गलत है। तो ये है डी ऑप्शन, इसमें t की पावर 2 है। तो इसका करेक्ट चॉइस कौन सी आई बेटा हमारे पास, डी। देखो ये क्या चीज़ लिखी मैंने, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस एंगल अपॉन टाइम। अब चलते हैं आगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 51st, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ नो डायमेंशंस। देखो वो वाली क्वांटिटी बतानी है जिसके डायमेंशंस नहीं है। तो ये तो आपको पता ही है, स्ट्रेन। एंगुलर वेलोसिटी के अभी भी बता के हटा, लीनियर मोमेंटम के आपने पहले पढ़े हुए हैं, एंगुलर मोमेंटम के भी पढ़े हुए हैं, तो स्ट्रेन के भी आपने पढ़े हुए हैं। स्ट्रेन क्या होती थी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ कैंसल, नो डायमेंशंस। उसने यही पूछा हुआ है कि कौन सी क्वांटिटी है जिसके नो डायमेंशंस, कोई डायमेंशंस नहीं होते। तो इसकी करेक्ट चॉइस क्या होगी, ए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर कितने पे पहुंच गए हम लोग, 52nd। अब ये थोड़े से टाइम लेंगे क्वेश्चंस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट पता करनी है, फॉलोइंग स्टेटमेंट से बोलता है लाइट ईयर एंड ईयर बोथ मेजर टाइम। नो, इसमें से ईयर तो टाइम मेजर करता है, लेकिन लाइट ईयर क्या चीज़ मेजर करता है, डिस्टेंस। हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो इसका मतलब पहली चॉइस तो गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। उसने पूछी कौन सी है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, ये भी ध्यान रखना। बोथ हैव डायमेंशंस ऑफ टाइम, मेरे को लगता है ये भी गलत है, क्योंकि लाइट ईयर
के लिए तो क्या लगेगा बच्चे, डायमेंशन ऑफ किस चीज़ के डायमेंशंस यूज़ होंगे बच्चे, लाइट ईयर के लिए, डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस के लिए एल यूज़ होता है और टाइम के लिए क्या यूज़ होता है, टी, तो ये भी गलत है। आगे दे रहा है और लाइट ईयर मेजर्स लेंथ, लेंथ मीन्स डिस्टेंस, तो ये करेक्ट है। तो इन तीनों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई बच्चे, तो ये 1 और 2 तो गलत है, 2 और 3 भी नहीं है, 2 ओनली भी नहीं है, तो इसकी करेक्ट चॉइस कौन सी आएगी, 3, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आया बच्चे हमारे पास, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद है बेटा consider the following statement and select the correct statement. If L1 is equal to this one, L2 is equal to this one, L3 is equal to this one, then L3 is most accurate measurement. अब ये हमें सोचना पड़ेगा, ऑब्वियस है, क्यों है मोस्ट एक्यूरेट, ऑब्वियस है ये वाली ही मोस्ट एक्यूरेट है। कारण है इसका, क्योंकि इसमें ये देखो बेटा डेसिमल प्लेसेस जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी बेटा मेजरमेंट, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। बोलता है L3 इज इक्वल टू हैज़ द लीस्ट एरर, सो इट इज़ मोस्ट एक्यूरेट। ऑफ कोर्स जितने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस होंगे उतने ही लीस्ट एरर आएगा बच्चे, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो बेटा इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो दोनों कौन सी ऑप्शन में आ रही, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, इसका मतलब इसकी ऑप्शन सी करेक्ट। इसका आंसर क्या आएगा, सी, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है इसमें। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 50, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द स्टेटमेंट 1 कैलोरी इज इक्वल टू दिस वन, सही है, ये दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी सही है। 1 न्यूटन, अब यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि 1 न्यूटन होता है 10⁵ डायन्स। अब इसने यहाँ पे माइनस का साइन दे के गड़बड़ की है, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत है। तो उसने क्या बोला हुआ है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो देखो पहली भी करेक्ट है, दूसरी भी करेक्ट है, तीसरी भी करेक्ट है, तो ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हुई। तो इसका मतलब आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, ए, क्योंकि पहली 2, 3 करेक्ट स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है, तो ये जिसमें ये ऑप्शन आएगी वो तो गलत होगा ही होगा, तो इसकी करेक्ट चॉइस कौन सी आई, ए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें ये देखना होगा कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अब इसके लिए डायमेंशन फार्मूले यूज़ होंगे। सबसे पहले लिखा हुआ उसने प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया, नो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या आ गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसको देख लेते हैं करके, क्योंकि एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml। एनर्जी वैसे लिख लेते हैं, एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क के बराबर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी होगी वर्क अपॉन वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये लेंथ कट गया, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर ही आ गया बेटा। तो इसका मतलब इसमें ये करेक्ट है, ये चीज़ करेक्ट है, तो मैं इसको लगा देता हूँ टिक। इसके बाद अब फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, नो, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर आ गया, ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है, ये नहीं आया बेटा, डज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू बना, ये भी डज नॉट इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसके बाद है मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो ये भी बेटा आप चेक कर सकते हो, ये भी गलत स्टेटमेंट निकलेगी। तो इसमें सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हुई थी, सॉरी ये सेकंड वन, कौन सी वाली बेटा, सेकंड वन, तो सेकंड ऑप्शन इसमें बी में, तो इसकी करेक्ट चॉइस कौन सी आई बेटा, बी। सो आई होप सो कि आपको ये समझ आए होंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा स्पेशली फॉर नीट एस्पायरेंट्स, सिर्फ और सिर्फ नीट्स वालों के लिए आएगा ये, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन थे तो मैंने बेसिक डिस्कस करे। अब मैं नीट के क्वेश्चंस जो
कोशिश करूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूँ फर्स्ट, जो नीट के इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। सो मेरे को लगता है सभी रेडी होंगे। जो बच्चा रेडी होगा वो मेरे को बता देना, मैं उनको वीडियो सेंड करूँगा, उनको मैं स्पेशली वीडियो सेंड कर दूँगा। और बाकी बेटा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दिया है।